नमस्कार। स्कूल की किताबों में हम सब ने एक कहानी पढ़ी है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन क्या हुआ अगर ये कहानी जो हम सब ने सीखी है पूरी की पूरी सच ना हो। चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे सच पर से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा है। कोई उस देश को खोज कैसे सकता है जो हजारों सालों से दुनिया भर के व्यापार और संस्कृति का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र रहा हो? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। सच को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये गलतफहमी आई कहाँ से। तो चलिए इतिहास की इस सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक पर सवाल उठाकर शुरुआत करते हैं। हाँ, ये वही कहानी है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में बचपन से बैठी हुई है। हमारी इतिहास की किताबों का ये एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इतिहास का ये सीधा साधा वर्जन वाकई सही है? देखिए, स्रोत तो इस धारणा को सीधे सीधे खारिज करते हैं और इसे हद दर्जे की मूर्खता बताते हैं। ये बात हमें इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास आखिर किसके नजरिए से लिखा और पढ़ाया जाता है। और यही तो सबसे अहम बात है। भारत कोई गुमनाम जमीन नहीं थी। अरे ये तो एक ऐसी फलती फूलती सभ्यता थी जो पूरी दुनिया में अपनी दौलत, अपनी संस्कृति और अपने व्यापारिक रास्तों के लिए मशहूर थी। ये कोई खोया हुआ टापू नहीं था जो नक्शे पर लाए जाने का इंतजार कर रहा हो। तो अगर भारत दुनिया के मंच पर पहले से ही जाना माना खिलाड़ी था, तो फिर यूरोपीय लोग वहां पहुंचने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? इसका जवाब उस समय की एक बेहद कीमती चीज में छिपा है, और वो चीज थी मसाले। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए जब मसाले सोने जितने कीमती हुआ करते थे। खाना सुरक्षित रखने से लेकर दवाइयों और धार्मिक अनुष्ठानों तक हर चीज में उनका इस्तेमाल होता था। यूरोपीय जानते थे कि ये खजाना पूरब से आता है, पर इसका असली सोर्स क्या है, ये एक ऐसा राज था जिसे बहुत संभाल कर रखा गया था। ये उस समय के आर्थिक संघर्ष को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ यूरोप में मसालों की जबरदस्त मांग थी, दूसरी तरफ अरब व्यापारियों ने इस पूरे व्यापार पर अपना कब्जा जमा रखा था। वही कीमतें तय करते थे और सोर्स को भी गुप्त रखते थे। जाहिर है, यूरोप इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए बेताब था। उस समय भारत तक पहुंचने के जो रास्ते थे वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जमीनी रास्ते या तो इतने लंबे और खतरनाक थे कि उन पर चलना नामुमकिन था, या फिर उन पर दुश्मन व्यापारियों का कब्जा था। इसलिए यूरोप के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि जिंदा रहने का सवाल बन गया था। और बस इसी बेचैनी और जरूरत ने इतिहास की सबसे नतीजेमंद यात्राओं में से एक की नींव रखी, वास्को डी गामा का वो मशहूर अभियान। वास्को डी गामा एक अनुभवी पुर्तगाली नाविक को इस साहसी और बहुत ही जरूरी मिशन का लीडर चुना गया। उसका मकसद सीधा था, लेकिन मुश्किल भी। भारत के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना और अपने देश के व्यापार का भविष्य सुरक्षित करना। ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफर था। सोचिए, भारत के तट तक पहुंचने में लगभग 11 महीने लग गए। एक ऐसी खतरनाक यात्रा जिसमें पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा। एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उसे मोजाम्बिक में एक स्थानीय गाइड मिला जो भारत के अमीर बंदरगाहों तक के रास्ते जानता था। तो भारत पहुंचने पर उसका शुरुआती मिशन कामयाब रहा। उसने कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन के साथ बातचीत की और मसालों के व्यापार के लिए एक समझौता करने में सफल रहा। मिशन का पहला और सबसे जरूरी चरण पूरा हो गया था। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। इस नए रास्ते का खुलना सिर्फ व्यापार की शुरुआत नहीं थी, यह एक नए हिंसक अध्याय की शुरुआत थी जिसकी एक लंबी और दर्दनाक परछाई भारत पर पड़ने वाली थी। जब दा गामा भारत लौटा तो वो सिर्फ एक व्यापारी या खोजकर्ता नहीं था। उसका मिशन व्यापार से बदलकर जीत में और बातचीत से बदलकर जबरदस्ती में तब्दील हो चुका था। ये यूरोपीय इरादों में एक बहुत खतरनाक बदलाव का संकेत था। जो तथ्य सामने आते हैं वो चौंकाने वाले हैं। अपनी वापसी पर उसने कालीकट शहर पर बमबारी की, निहत्थे मछुआरों और व्यापारियों का नरसंहार किया और जबरन धर्म परिवर्तन का एक क्रूर अभियान शुरू किया। ये अब व्यापार नहीं था, ये आतंक था। जैसा कि ये उद्धरण बिल्कुल सटीक बताता है, वास्को डी गामा ने यूरोपीय लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। उसने सिर्फ एक व्यापार मार्ग नहीं खोला था, उसने सदियों के शोषण और लूट के लिए दरवाजे खोल दिए थे। और पुर्तगाली तो बस शुरुआत थे। डा गामा के पीछे पीछे दूसरी यूरोपीय ताकतें, ब्रिटिश, फ्रेंच,
तेजी से आईं। उसने जो रास्ता बनाया था वो उपनिवेशीकरण का हाईवे बन गया, जो आखिरकार भारत में सदियों की विदेशी हुकूमत का कारण बना। तो इस पूरे इतिहास को देखते हुए हमें वास्को डी गामा की इस उपलब्धि को कैसे याद रखना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि इस ऐतिहासिक घटना को फिर से समझा जाए और इसे इसका सही संदर्भ दिया जाए। चलिए एक बात बिल्कुल साफ करते हैं, ये यात्रा कभी खोज के बारे में थी ही नहीं। यह जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ग्लोबल खेल में एक सोची समझी चाल थी। असली लक्ष्य एक स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ता हासिल करना और अरब व्यापार की मोनोपोली को तोड़ना था। तो ये है उसकी असली उपलब्धि। उसने किसी देश की खोज नहीं की, उसने एक समुद्री मार्ग की खोज की, एक ऐसा मार्ग जिसने व्यापार और राजनीति की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जो वरदान भी थी और अभिशाप भी। और इसी आखिरी सवाल के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन शब्दों से भी बनता है जिनका इस्तेमाल हम उन्हें बताने के लिए करते हैं। इसे खोज कहकर क्या हम एक बहुत ही जटिल और अक्सर क्रूर कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना रहे हैं? और क्या हम एक ऐसा नज़रिया कायम रख रहे हैं जो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाता है? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सबको फिर से विचार करने की ज़रूरत है।